हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज करंट अफेयर्स की हम लोग 15वीं टेस्ट सीरीज हल करने जा रहे हैं और 14 सीरीज आपको मिल चुकी हैं। ये 15वीं है, इसमें भी 25 क्वेश्चन होंगे, उनका सोल्यूशन होगा। और आप देख रहे हैं कि जो करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं वो थोड़ा सा बड़े कठिन टाइप के पूछे जा रहे हैं आजकल, और थोड़ा जो घुमा के पूछे जा रहे हैं। मैंने आपको पिछली वाली सीरीज में भी बताया था। अभी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है तो बहुत लोग पीसीएस के मेरिट के बारे में पूछ रहे थे कि सर जो है कितनी मेरिट जाएगी और कितना कट ऑफ जाएगा, क्या रहेगा। ठीक है, तो देखिए अभी एग्जैक्ट फिगर तो लगाना मुश्किल, हालांकि देखिए आयोग ने अपनी ऑफिशियल आंसर की दे दी है। तो मतलब जो मेरा अनुमान है, मेरा व्यक्तिगत ये अनुमान है, या मतलब हमारे जो भी फ्रेंड सर्कल हैं, जो मित्र लोग हैं, तो कंपटीशन से जुड़े हुए हैं या जो आयोग में हैं, संपर्क हुआ है, तो उम्मीद है कि ये 80 और 85 के बीच में ये मेरिट रहनी चाहिए। हम 80-85 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जीएस में। ठीक है, तो अगर आपके 80 प्लस हैं और जनरल है, मेल है, मैं जनरल मेल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, फिर आपका ओबीसी थोड़ा कम हो जाएगा, एससी एसटी थोड़ा कम हो जाएगा, फीमेल कैटेगरी में थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो और जो भी अन्य कैटेगरी हैं, हैंडीकैप्ड है, जो भी है, तो उनकी भी थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन मैं अगर जनरल मेल सामान्य की बात करूं तो वो 80 प्लस रहने, यानी 80 से 85 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं नेगेटिव निकाल के, तो आप उम्मीद कर सकते हैं मेंस की तैयारी आप अभी से प्रारंभ कर चुके हैं, सकते हैं, क्योंकि इसका मेंस जनवरी में है और बहुत कम समय मिलेगा। अगर रिजल्ट आता, मान लो अगर दिसंबर में भी आ जाता है जैसे, या मिड दिसंबर तक आ जाता है, फिर भी आपको 1 से 1.5 महीने का समय मिलेगा, तो इतने कम समय में तैयारी करना तो बहुत मुश्किल है। इसलिए आप लोग अगर स्कोर आपका ठीक ठाक है तो आप अभी से अपनी तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं, जिससे कि पीसीएस की मुख्य परीक्षा को पास किया जा सके। ठीक है, तो बस यही आपको बताना था कि 80 से 85 के बीच में जो मेरा अनुमान है तो यही रह सकता है। बाकी अब देखिए रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कितनी जाती है। ठीक है, खैर चलिए फिर शुरुआत करते हैं। और नोट सीरीज चल रही लगातार, उसके लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ग्रुप को। उसके लिए पूरी प्रोसेस आपको बताई जाएगी। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है 6393350769। और टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर हल करिएगा भाई। मैं आप कुछ करें या ना करें, लेकिन इस समय जो लास्ट मोमेंट चल रहा है, मात्र 1 महीने का समय बचा हुआ आपके पास, तो आप लोग टेस्ट सीरीज लेकर के जरूर हल करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने साल भर क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा एक अलग बात है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आप पूरे सिलेबस की रिवीजन कर पाते या नहीं कर पाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग टेस्ट सीरीज हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ये सब चीज़ें लेकर के ग्रुप से आप लोग जरूर पढ़िएगा, ताकि जो है 5 दिसंबर को होने वाली परीक्षा बड़े आराम से पास की जा सके। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लाते हैं आपकी स्क्रीन पर। और पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, जून 2021 में नेफ्ताली बेनेट ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? फ्रांस, पुर्तगाल, इटली या फिर इजराइल? बताइए क्या आंसर होगा। और इसका आंसर आपका हो जाएगा इजराइल। तो नेफ्ताली बेनेट ने बेंजामिन नेतन्याहू, यानी कि अभी जो इजराइल के प्रधानमंत्री थे वो थे आपके बेंजामिन नेतन्याहू, तो इनका स्थान ग्रहण किया है। और ये जो बेनेट हैं ये इजराइल के 13वें प्रधानमंत्री बने हैं। इजराइल की दक्षिणपंथी पार्टी न्यू राइट के नेता नेफ्ताली बेनेट और मध्यमार्गी दल एस अतीद के नेता याइर लापिद के बीच समझौते के तहत बेनेट प्रधानमंत्री बने हैं। यानी वहाँ पर दो पार्टियां हैं, एक आपकी है दक्षिणपंथी पार्टी न्यू राइट, और दूसरी आपकी मध्यमार्गी है एस अतीत। तो इन दोनों ने जो है अपना गठबंधन किया है, और गठबंधन करके मतलब आधे आधे समय के लिए, जैसे कि अभी जो है 2023 तक पद पर रहेंगे। जो बेनेट हैं ये 2023 तक रहेंगे। इसके बाद जो यायर लापिद हैं ये 2025 तक इस पद पर रहेंगे। यानी कि दोनों ने अपना अपना जो है टाइम डिवाइड कर लिया है, आधे आधे समय तक दोनों प्रधानमंत्री रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जून 2021 में किसने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? न्यायमूर्ति चंद्रपंत, न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा या फिर न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा? आंसर देख लेते हैं। आंसर आपका सही है, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी को हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार के नए अध्यक्ष बने हुए हैं। इन्होंने न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू का स्थान ग्रहण किया है। तो अभी तक जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है
तो उसके जो अभी तक जो अध्यक्ष थे वो थे आपके दत्तू साहब, तो अब बन गए हैं आपके मिश्रा जी बन गए हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये भी कभी पूछ दिया जाता है तो इसका गठन कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 को। क्वेश्चन नंबर 3, 28 मई 2021 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण सिन्हा, अमन सिंह, सुबोध कुमार जायसवाल या फिर गिरीश मुर्मू? और आंसर आपका हो जाएगा सुबोध कुमार जायसवाल। तो हाल ही में सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई के नए डायरेक्टर यानी कि निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। इन्होंने ऋषि कुमार शुक्ला का स्थान लिया, यानी वर्तमान में जो सीबीआई के निदेशक थे वो थे ऋषि कुमार शुक्ला, अब बन गए हैं सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल इससे पूर्व केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के प्रमुख के पद पर थे। तो अब ये कहाँ से आए हैं? अब देखिए यहाँ पर जैसे ना कि इसको मतलब कैसे हम मैच करके पढ़ें, तो ये भी पूछा जा सकता है कि सुबोध कुमार जायसवाल इससे पद पे पहले किस पद पर थे? तो वो सीआईएसएफ के प्रमुख थे। ठीक है, किसका स्थान ग्रहण किया है? ऋषि कुमार शुक्ला का स्थान ग्रहण किया। ठीक है, तो 2-3 प्रश्न एक बार में तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर जो व्याख्या आपको दी जाती है, कोशिश हमारी यही होती है कि जो प्रश्न दिया गया है वो तो है ही है, साथ में व्याख्या में अगर आपको 2-3 प्रश्न और तैयार हो जाते हैं, 2-3 पॉइंट आपको मिल जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी, यानी कि पूरा टॉपिक ही वो क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4, मई 2021 में मार्था कूम को किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इथोपिया, दक्षिण सूडान, मिस्र या फिर केन्या? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि पहली महिला है ये और देश की मुख्य न्यायाधीश बनी है। कौन है ये? और ये है केन्या की है आपकी मार्था कूम। तो केन्या की पहली महिला न्यायाधीश ने मई 2021 को पद ग्रहण किया है। केन्या के राष्ट्रपति उहुरु केन्याता ने उनको पद पर नियुक्त किया है। तो केन्या के राष्ट्रपति कौन है? उहुरु केन्याता। और केन्या की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है कौन? मार्था कूम। क्वेश्चन नंबर 5, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सुनील अरोड़ा, सुशील अरोड़ा, सुशील चंद्रा या फिर विजय चंद्र? आंसर आपका हो जाएगा सुशील चंद्रा। तो इनको 13 अप्रैल 2021 को सुशील चंद्रा देश के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। इनका कार्यकाल 14 मई 2022 तक रहेगा। 9 जून 2021 को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव अनूप पांडे ने नए चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। तो जो चुनाव आयोग होता है उसमें एक आपका होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 होते हैं आपके चुनाव आयुक्त, यानी कि जो ये संस्था है ये 3 सदस्यीय संस्था है। एक आपका मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और 2 इसमें चुनाव आयुक्त होते हैं। तो जो यूपी के पूर्व मुख्य सचिव हैं अनूप पांडे जी, तो इनको भी जो है चुनाव आयुक्त बनाया गया है। और स्थापना कब हुई थी चुनाव आयोग की? 25 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। एन वेंकट रमन्ना भारत के किस नंबर के, ये भारत ने लिख गया, भारत के होगा, भारत के किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? यानी कि हाल ही में एन वेंकट रमन्ना को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो पूछा ये जा रहा है कि वो किस क्रम के थे या जो है किस नंबर के रूप में उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण की है। तो इनका नंबर आपका है 48वां, यानी कि एन वेंकट रमन्ना को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो 24 अप्रैल 2021 को जस्टिस वेंकट रमन्ना ने शरद अरविंद बोबडे के स्थान पर मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण किया है। वर्तमान में थे शरद अरविंद बोबडे, ठीक है, यानी कि SA बोबडे भी इनको शॉर्ट में कहा जाता था, लेकिन अब रमन्ना साहब बन गए हैं मुख्य न्यायाधीश समय भारत के। इनका जन्म आंध्र प्रदेश में 1957 में हुआ था। ये 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक, कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के बेसिकली हैं मूलतः, कभी कभी पूछ दिया जाता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7, मई 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेता को संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई का गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है? अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलमान खान या फिर संजय दत्त? देखते हैं कौन है, और सही आंसर आपका है संजय दत्त। तो संजय दत्त को गोल्डन वीजा मई 2021 में प्राप्त हुआ है। इस वीजा के अंतर्गत विदेशी नागरिक यूएई में रहकर 100% अपने स्वामित्व में कारोबार शुरू कर सकता है। कहने का मतलब जो संयुक्त अरब अमीरात की जो पॉलिसी, अगर वहाँ पर कोई विदेशी व्यक्ति जाता है तो अगर वो नॉर्मल वीज़ा से जाता है तो अगर उसे अपना कारोबार शुरू करना है तो उसको मतलब उसमें जो मालिकाना हक है, जो उसका स्वामित्व है, वो 100% नहीं रहता है। वहाँ पर किसी के साथ आपको शेयरिंग करनी होती है, पार्टनर बनाना होगा। ठीक, इस तरीके से आप वहाँ पर कारोबार शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप गोल्डन वीज़ा के तहत यूएई में जाते हैं तो वहाँ पर आप कोई भी कारोबार अपना शुरू कर सकते हैं जिसमें 100% आपका मालिकाना हक होगा, 100% आप उसके मालिक होंगे। ठीक है, तो यही संजय दत्त को वीज़ा ये दिया गया है। अब क्यों दिया गया है ये तो पता नहीं, जो भी है, लेकिन दिया गया उनको। आगे देखते हैं, जुलाई 2021 में भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को भी यह वीज़ा दिया गया था। ठीक है, तो पहले सानिया मिर्जा को, फिर इसके बाद अभी हाल ही में संजय दत्त को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ZSI की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? रेखा मेनन, अमन सिन्हा, रेखा शर्मा या धृति बनर्जी? और आंसर आपका है धृति बनर्जी। तो ZSI यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ये बनी है। भारत सरकार ने धृति बनर्जी को जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक नियुक्त किया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना जुलाई 1916 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। ठीक है, तो स्थापना कब हुई थी? 1916 में, मुख्यालय कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लक्षित ऋण वितरण राशि क्या है? 3 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन या फिर 2.5 ट्रिलियन? और आंसर आपका है 3 ट्रिलियन। व्याख्या देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा मुद्रा लोन के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है। इस योजना का प्रारंभ वर्ष 2015 में किया गया था। योजना के तहत स्वयं के व्यवसाय को प्रारंभ करने हेतु 10 लाख रुपए का लोन दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी है मुद्रा योजना। इसका प्रारंभ 2015 में किया गया था और अभी हाल ही में इसके लिए 3 लाख करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है, यानी जो वित्त वर्ष 2021-22 चल रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 10, गरिमा गृह योजना किस समुदाय के लिए लॉन्च की गई है? ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति महिला या फिर अनुसूचित जनजाति महिला? और ये आंसर आपका हो जाएगा ट्रांसजेंडर। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से 12 पायलट गरिमा गृह योजना की शुरुआत की है। मतलब ये पायलट प्रोजेक्ट वो होता है, मतलब कि जिसको एक कहें तो एक डेमो के तौर पर, या मतलब एक जो है इस तरीके से शुरू किया जाता है, मतलब कि उसको देखा जाता है कि ये प्रोजेक्ट अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, तो उसे कहा जाता है पायलट प्रोजेक्ट। यानी कि एक मतलब समझो कि एक स्टार्टिंग की जाती है किसी योजना को प्रारंभ करने से पहले, कुछ भी होता है तो वो कुछ जगहों पर उसको स्टार्ट किया जाता है। जैसे आपने देखा था जो एक योजना थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो हरियाणा के कुछ जिलों में पहले लागू की गई थी, फिर पूरे हरियाणा में, फिर पूरे भारत में। तो इस तरीके से मतलब देखा गया था कि जैसे जैसे उस परियोजना की सक्सेस रेट बढ़ती जाती है वैसे उसको विस्तार भी दिया जाता है कि अब इसको ज़्यादा एरिया में फैलाया जाएगा। तो हाल ही में 12 गरिमा गृह योजना की शुरुआत की गई है और गुजरात के बड़ोदरा में गरिमा गृह ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन का उद्घाटन भी किया गया है। तो एक गरिमा गृह बनाया गया है, इसका नाम है ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। ठीक, कहाँ पर? गुजरात के बड़ोदरा में। तो याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, चूंकि ट्रांसजेंडर समुदाय है इसलिए ये काफ़ी महत्व रखती है। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू किया गया है? पंजाब, केरल, राजस्थान या फिर तेलंगाना? और आंसर आपका हो जाएगा केरल।
तो केरल सरकार ने केरल राज्य पुलिस साइबर डोम में राज्य पुलिस विभाग की ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। याद रखिएगा, जो फोरेंसिक ड्रोन फोरेंसिक है ये केरल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, महाभारत अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर या फिर कुरुक्षेत्र? और आंसर आपका है प्रयागराज। तो हंडिया विकास के अंतर्गत, हंडिया जो विकास खंड इलाहाबाद में एक जगह पड़ती है, जो लोग इलाहाबाद के होंगे प्रयागराज के वो जानते होंगे। तो हंडिया विकास खंड के अंतर्गत प्रयागराज में महाभारत अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जा रही है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हंडिया के लाक्षागृह में यह स्थापित किया जा रहा है। तो ऐसी चीज़ों को बड़ा याद रखिएगा, मतलब चूंकि इलाहाबाद देखते हैं आप कमीशन है और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो विद्यार्थी होते हैं, प्रतियोगी, सबकी कर्म भूमि होती है। तो यहाँ से मतलब रिलेटेड कोई सवाल होता है ना, तो वो अक्सर पूछा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा कि जो है हंडिया विकास खंड में इसकी स्थापना की जा रही, किसकी? महाभारत अनुसंधान केंद्र की। क्वेश्चन नंबर 13, राफेल फाइटर जेट की पहली महिला पायलट कौन बनी है? भावना सिंह, शिवांगी सिंह, अलका वर्मा या फिर वंदना शर्मा? और आंसर आपका हो जाएगा शिवांगी सिंह। तो ये वाराणसी की रहने वाली हैं शिवांगी सिंह। देश के बाहुबली विमान राफेल, जो विमान राफेल विमान देश का, उसको बाहुबली नाम दिया गया है, को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं। शिवांगी वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं। एक वायुसेना में पद होता है फ्लाइट लेफ्टिनेंट का, तो वो हैं। तो इन्होंने जो भारत का जो राफेल है उसको उड़ाया है और उड़ाने वाली ऐसी देश की पहली महिला बन गई हैं। ये नाम याद रखिएगा। शिवांगी सिंह कहाँ रहने वाली हैं? बनारस की रहने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक बाय बाय कोरोना का विमोचन किसने किया है? बाय बाय कोरोना आ गया भाई, ठीक है, यानी कोरोना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी और आनंदीबेन पटेल? तो बताएं भाई किसने किया है? और आंसर आपका है आनंदीबेन पटेल। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। तो इनके द्वारा विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना का विमोचन किया गया है। इसे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ यानी कि CSIR के पूर्व वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव द्वारा इसको लिखा गया है। काफ़ी नाम इसको याद रखिएगा, संदीप श्रीवास्तव जी ने लिखी है ये, ठीक है। और विमोचन किया है श्री आनंदीबेन पटेल जी ने। ये यूपी की राज्यपाल है। पुस्तक का नाम है बाय बाय कोरोना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कानपुर के किस गांव में देश का पहला मेगा लेदर पार्क बनेगा? रामनगर, मड़ईपुर, रमईपुर या फिर अमीनाबाद? और आंसर आपका है रमईपुर। तो विश्व के मानचित्र पर औद्योगिक शहर के रूप में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर के रमईपुर गांव में 235 एकड़ में मेगा लेदर पार्क बनाने की घोषणा की है। पार्क में लगभग 50,000 लोगों को नौकरी मिलने का अनुमान है। तो ये जो है रमईपुर एक जगह कानपुर में पड़ती है, तो वहाँ पर पूरा वो इंडस्ट्रियल एरिया है रमईपुर साइड का। तो वहाँ पर इसको जो है पूरा मेगा लेदर पार्क बनाया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी बात है ये। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? और आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश। तो पंचायती राज मंत्रालय ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल, प्लान प्लस, एक्शन सॉफ्ट LGD का पंचायतों में संचालन, ई सर्विस आदि मानकों के आधार पर उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है। तो चूंकि ये जो भी नाम लिखे हुए हैं इनसे संबंधित काफ़ी मतलब अच्छा प्रदर्शन किया है उत्तर प्रदेश राज्य ने इन चीज़ों में, तो इसलिए मतलब जो भी चीज़ें की हैं तो वो सब वो पंचायत से संबंधित थी, तो इसलिए उत्तर प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार से नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति कब शुरू की है? 15 अगस्त 2020, 16 मार्च 2020, 18 अगस्त 2020 या फिर 17 अगस्त 2021 को? चलिए देख लेते हैं आंसर इसका। और आंसर आपका हो जाएगा 18 अगस्त 2020।
तो इलेक्ट्रॉनिक नीति 2020 का लक्ष्य अगले 5 सालों में 40,000 करोड़ का विदेशी निवेश सुनिश्चित करना है। साथ ही प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं जैसे मोबाइल, कंप्यूटर एसेसरीज आदि के निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाकर 4 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान भी करना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगस्त 2020 में नीति लागू की है, ध्यान रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2020 है, उसका लक्ष्य क्या होगा, तो ये सारा पूरा डिटेल दिया गया है आप लोग। अब चूंकि कभी कभी क्या होता है कि सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछता है, थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, इसलिए व्याख्या को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आप लोग उसको नोट भी कर सकते हैं रिविजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश सरकार ने घाघरा नदी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? सरयू नदी, गंगनी नदी, द्योपगा नदी या फिर निर्मल धारा नदी? आंसर आपका हो जाएगा सरयू नदी। तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने घाघरा नदी का नाम बदलकर सरयू नदी कर दिया है। यह दक्षिणी तिब्बत के ऊंचे पर्वत शिखर में मापचा चुंगो ग्लेशियर यानी कि हिमनद से निकलती है और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, ध्यान रखिएगा। जो सरयू नदी है या घाघरा नदी है, ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत में एक जो पर्वत शिखर पठार है वहाँ पर एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर का नाम है मापचा चुंगो, वहाँ से निकलती है और ये गंगा की सहायक नदी है, वो भी सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं। 12 से 16 जनवरी 2021 के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 24वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का मुख्य विषय क्या है? देख लेते हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, आंसर देख लेते हैं। और इसका आंसर है युवा उत्साह नए भारत का। व्याख्या देख लेते हैं। इस महोत्सव का उद्देश्य देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा का परिचय देने के लिए एक साथ मंच पर लाना है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और 2021 की थीम थी युवा उत्साह नए भारत का। तो ये पूछा जा सकता है, 12 जनवरी का आपको पता ही है कि विवेकानंद जी के उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है, 12 जनवरी को, क्योंकि उनका जन्म हुआ था 12 जनवरी को, इसलिए राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में उनके जन्म दिवस को मनाया जाता है। तो इस बार जो थीम थी, जो विषय था, वो था युवा उत्साह नए भारत का। क्वेश्चन नंबर 20, 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला गांव कौन सा है? गांव पूछा गया भैया, याद किया। तो बाबिन गांव, माविन गांव, प्रवीण गांव या समझ गांव? और आंसर आपका है वाविन गांव। तो लद्दाख के बांदीपुर जिले के बाविन गांव ने, कहां पर पड़ेगा? लद्दाख जो हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है लेह लद्दाख, ठीक है, तो वहां पर जिला है एक बांदीपुर, तो उसमें पड़ेगा आपका गांव वावेन। तो उसमें 100% कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। जून 2021 में उपलब्धि हासिल करने वाला वावेल देश का पहला गांव बन गया है। क्वेश्चन नंबर 21, 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? पहले गांव पूछा गया, अब शहर पूछा गया है। तो पुरी, कटक, भुवनेश्वर या फिर जगदीशपुर? और आंसर आपका हो जाएगा भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर शहर ने कोविड-19 टीकाकरण गाइडलाइंस के तहत 18 वर्ष से अधिक की आबादी का 100% टीकाकरण करने का लक्ष्य 31 जुलाई तक प्राप्त करके देश का पहला शहर बन गया है ये। और ये भी जानकारी दे दूं, हिमाचल प्रदेश अगस्त 2021 तक कोविड-19 टीकाकरण की पहली खुराक 100% देने वाला पहला राज्य बन गया है। यानी कि जो आपका भुवनेश्वर शहर है वो तो 100% बने, यानी कि दोनों डोज लगवा ली, मतलब भुवनेश्वर के लोगों ने, सभी लोगों ने दोनों डोज लगवा ली हैं, 100% हो गया, ठीक है। लेकिन हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने अपने राज्य के सभी लोगों को पहली खुराक यानी कि जो टीकाकरण की फर्स्ट डोज है वो सब लोगों ने ले ली है। तो अगर ऐसा सवाल आता तो आप लोग लगा दीजिएगा हिमाचल प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 22, गुलाबी तूफान ने अगस्त 2021 में किस क्षेत्र को प्रभावित किया है? बंगाल की खाड़ी, चिल्का झील क्षेत्र, अरब सागर या फिर प्रशांत सागर? और आंसर आपका हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। व्याख्या देख लेते हैं। सितंबर 2021 में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान गुलाब तूफान में बदल गया। तो यहाँ कहाँ पर बना था? ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना था।
भारतीय मौसम विभाग ने आंध्रा व उड़ीसा के इलाकों हेतु ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। तो मतलब चूंकि ये आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, ये बंगाल की खाड़ी से लगते हुए हैं, तो यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया था ताकि लोग सतर्क हो जाएं और जान माल के नुकसान को कम किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 23, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% की आरक्षण व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? 101वां, 102वां, 103वां या फिर 104वां? और आंसर आपका है 103वां। तो 103वें संविधान संशोधन वर्ष 2019 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 15 में 15(6) जबकि 16 में 16(6) को जोड़कर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जिसको EWS के नाम से जाना जाता है। तो वो था आपका 103वां। जीएस का प्रश्न था हालांकि, लेकिन इंपॉर्टेंट था, महत्व रखता है ऐसा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का पहला विश्व विरासत संस्थान कहाँ बनाया जाएगा? गुरुग्राम, नोएडा, दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं? और आंसर आपका है नोएडा। तो नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में विश्व स्तरीय संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया है। नोएडा में स्थापित होने वाले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, इतिहास, संग्रहालय विज्ञान, संरक्षण, पुरातत्व और इस तरह के कई सारे पाठ्यक्रम वहाँ पर चलाए जाएंगे। जो यहाँ पर विश्व स्तरीय संस्थान खुलेगा तो वहाँ पर कई सारे संस्थान चलेंगे, यानी कि जो हमारी विश्व विरासत है उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो हेरिटेज हो, चाहे वो म्यूजियम हो, या जो पुरातत्व से संबंधित चीज़ें हों, सारी चीज़ें वहाँ पर जो है पाठ्यक्रम उससे संबंधित चलाए जाएंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन कि दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? बताइए भाई कितने लोग सही इसका आंसर देंगे। जिन लोगों ने सही आंसर दे दिया है तो वो तुरंत तत्काल कमेंट कर दें कि आपने क्या टिक लगाया है ABCD में से। फिर देखते कितने लोग का प्रश्न सही होता है। बिल्कुल सही सही टिक लगाइएगा, ठीक है। फिर अभी हम आंसर बताएंगे, उससे मिलान करिए, देखें कितने लोग का सही हुआ है। और आज की सीरीज आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए और नई नई चीज़ें लाने के लिए मोटिवेट होते रहें। साथ ही करंट की और भी सीरीज चलाई जाएंगी, यानी जो ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो भी आप लोगों को जल्दी ही प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तीसरा। दुनिया में अमेरिका और जापान के बाद, यानी कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं और दूसरे नंबर पर आपका जापान आ जाएगा, तीसरे नंबर पर भारत है, ठीक है। तो सड़क मंत्रालय ने इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के वर्ल्ड रोड स्टैटिस्टिक्स 2018 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए जानकारी दी है, ठीक है। ये पूरा विश्व स्तर पर मापा जाता है कि किस देश में कितनी घटनाएं हुई हैं। तो अमेरिका पहला, जापान दूसरा और भारत का तीसरा स्थान है सड़क दुर्घटनाओं में। भगवान न करे कि किसी के साथ ऐसी दुर्घटना हो, क्योंकि एक मतलब अचानक से एक परिवार, एक फैमिली पूरा एकदम से बिखर जाता है, बड़ी समस्याएं होती हैं। क्योंकि आदमी घर से अच्छा खासा निकला और रास्ते में अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है, कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है, तो बड़ी समस्याएं होती हैं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो। हम यही पर दुआ कर सकते हैं आप लोगों के लिए, सभी के लिए, किसी के साथ ऐसी दुर्घटना ना हो। खैर जो भी है, तो ये ही आपकी भैया आज की सीरीज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। थैंक यू बोल देते हैं आप लोगों को देखने के लिए, आप लोग हमको भी थैंक यू बोल दीजिए दिखाने के लिए। खैर ये तो सब ऐसी बातें हैं, बाकी आप लोग को पूरा जो है कंटेंट वगैरह मिलता रहेगा। और देखिए एक आध दिन छोड़ के सीरीज आपको लगभग डेली मिल ही जाती है। चलिए फिर मिलते हैं अगली सीरीज में। नमस्कार, जय हिंद।